ये है भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 370 सीटों का हासिल करने का रास्ता। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जो टारगेट रखा है, वैसे देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही विशाल टारगेट है। इसे हासिल कर पाना इतनी आसान बात नहीं है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को दक्षिण की तरफ ज्यादा झोंकने की कोशिश की, क्योंकि वहां की 128 सीटें या 129 सीटें अगर आप पुडुचेरी को भी साथ ले लें तो 129 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन ही 370 की गारंटी हो सकता है। इसे हासिल करने के लिए या फिर 2019 के लोकसभा के चुनाव के अपने प्रदर्शन को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जीतोड़ कोशिशें कर रही है। इसलिए आइए सबसे पहले महाराष्ट्र की चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा संख्या में लोकसभा की सीटें हैं। 48 सीटें यहां पर महाराष्ट्र में है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की राजनीति का ऐसा गड़बड़ झाला है साहब, अच्छे से अच्छे टीकाकार और विशेषज्ञ इसे समझ नहीं सकते। अब जैसे हम आपके सामने दिखा रहे हैं बदलते हुए समीकरण, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे खड़े थे, 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप अजीत पवार की बात देखें, एनसीपी के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ थे 2019 में, आज बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं अजीत पवार। एकनाथ शिंदे आज एनडीए के साथ खड़े हैं। एक जमाने में एनडीए के साथ जरूर खड़े थे, लेकिन उस वक्त इतने बड़े नहीं थे और उनकी लीडरशिप में शिवसेना का दो फाड़ हुआ और बड़ा हिस्सा शिवसेना का अब उनके पास आ चुका है। शरद पवार और अजीत पवार की मनमुटावल जो है वो किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को परिवर्तित करेगी, ये अपने आप में एक जबरदस्त देखने वाली बात है। शरद पवार क्या अब एनसीपी को लेकर उतने ही ताकतवर रहेंगे जितना 2019 में था और कांग्रेस को फायदा पहुंचा पाएंगे, यह भी आकलन का विषय है। तो ये तमाम मसले हैं जिस पर विचार होना बाकी है। और इसके साथ साथ हम राज ठाकरे को कैसे भूल सकते हैं। राज ठाकरे ने बिना शर्त एनडीए को अपना समर्थन देने की बात कही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं। उनका खासा असर कोंकणी क्षेत्र में और मराठा वोट बैंक पर है। जाहिर सी बात है इसे इनकैश करने की भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी। और इस पूरे गड़बड़ झाला में एक और स्थिति यह दिखी कि दोनों गठबंधन, जहां इस बार गठबंधन के स्वरूप पूरे तरीके से गड़बड़ हैं, हर किसी ने अपने अपने तरीके से पूरा टाइम लिया। अभी भी ऐसी कई सीटें हैं जिस पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, इसके बावजूद चुनाव चल रहे हैं साहब। अब ऐसी सीटों में हम आज खास करके मराठवाड़ा की बात करना चाहते हैं, क्योंकि मराठा वोट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप विदर्भ पूरे क्षेत्र की बात करें तो विदर्भ में अगर आप मराठा वोट बैंक को अपने पास नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए हमेशा बहुत दिक्कत होती है। और यह भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी आज से नहीं बल्कि पहले से रही है। और इस वोट बैंक पर जब युक्ति की सरकार थी या युक्ति का गठबंधन था, यानी कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का, तो जाहिर सी बात है इसका काफी फायदा मिलता था। अब यह गठबंधन नहीं है। इसे साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अशोक चौहान को राज्यसभा का सांसद बनाया। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि यहां काफी फायदा मिलेगा और खास करके नांदेड़ जैसी सीट पर जहां पर अशोक चौहान का काफी दबदबा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अशोक चौहान की वजह से इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा नहीं पहुंच पाए। अब वो क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल अशोक चौहान जब इस इलाके में यात्राओं पर या दौरे पर निकले हैं तो उन्हें स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा है। क्या कांग्रेस और अशोक चौहान की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक नई स्ट्रैटेजी के साथ सामने आएगी? इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि अशोक चौहान की इंपॉर्टेंस क्या है इस क्षेत्र में। अशोक चौहान के पिता शंकर राव चौहान भी मराठा नेताओं में अग्रणी रहे हैं। अशोक चौहान ने भी इसी दम पर अपनी राजनीति आगे की और कांग्रेस में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। लेकिन अब जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपने हाथ मिला लिए हैं और बीते 10 सालों से बहुत खास कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में वहां पर मराठा विरोध बड़े पैमाने पर है। और इसके साथ साथ हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि मराठा लगातार अपने आरक्षण की मांग करते आए हैं साहब। मराठा आरक्षण आज महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अहम स्थान रख रहा है। इसकी वजह से जातीय समीकरण पर बड़े पैमाने पर इस बार वोट पड़ने की आशंका जताई जा रही है। और अगर पूरे मराठवाड़ा में यह बात बाहर निकलकर आ जाती है कि जातीय आधार पर ही मतदान होंगे, तो इसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। और यह इसलिए क्योंकि कांग्रेस जातीय आधार पर सर्वेक्षण कराने की बात कर रही है।
जनगणना करने की बात कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुखर तरीके से इसका समर्थन महाराष्ट्र में नहीं किया है। गुपचुप तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर चुप रही है बिहार में। ऐसी स्थिति में अजीत पवार, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और एनसीपी के प्रमुख नेता रहे हैं और आज अपनी पार्टी को तोड़कर आज बीजेपी के साथ हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में जातीय जनगणना का समर्थन कर इसकी मांग भी उठा दी है। यानी कि इस एंगल को भी भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश कर रही है जो उसके खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो जो घोषणा पत्र अजीत पवार की पार्टी ने जारी किया है, उसमें जातीय सर्वे कराने का वायदा किया गया है। इसके आधार पर मराठा आरक्षण को भी साधने की कोशिश की जा रही है और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जातीय गणना का इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसी के आधार पर वो वोट बैंक ला सकते हैं। इसके साथ साथ अजीत पवार शुगर बेल्ट की राजनीति में भी शरद पवार की पकड़ को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हक में जा सकता है। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए अब जरा आपको 2019 के कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जिसके आधार पर हम इस चीज को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 23 सीटों पर जीत मिली थी। 25 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि कुल सीटें राज्य में 48 हैं और भारतीय जनता पार्टी को 27.84% वोट शेयर मिला था। शिवसेना ने 23 उम्मीदवार खड़े किए थे, 18 पर जीत मिली थी, 23.5% वोट शेयर था। एनसीपी ने 19 उम्मीदवार खड़े किए थे, 4 सीटों पर जीत मिली थी, 15.66% वोट शेयर था। कांग्रेस ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और जीत पर सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी, जिसमें 16.41% वोट शेयर वहां पर मिला था। लेकिन मराठवाड़ा के इलाके, जहां पर 8 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था 2019 में। लेकिन अब चूंकि शिवसेना अलग हो चुकी है बीजेपी से, शिवसेना का में दो फाड़ हो चुका है, एनसीपी में भी दो फाड़ हो चुका है। सवाल यह है कि क्या वोट बैंक अब यहां पर ट्रांसफर होगा बीजेपी को, और अगर यह ट्रांसफर होगा तो अपने आप में कितना ट्रांसफर होगा। जो 26 जुलाई को महाराष्ट्र में दूसरे दौर के चरण में जो सीटें जिस पर मतदान होना है, उसमें 5 सीट ऐसे हैं जो विदर्भ क्षेत्र के हैं। इससे अब स्थिति काफी ज्यादा मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही। ऐसी स्थिति में लग रहा है कि विदर्भ भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है, लेकिन अभी भी मौका है और शायद भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार के साथ मिलकर महाराष्ट्र को साधने की कोशिश कर रही है।